गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। और ये चैप्टर इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको इंटरमीडिएट में भी है और फाइनल में भी आएगा। ठीक है। और फाइनल के अंदर थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा नो डाउट, लेकिन आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से इंटरमीडिएट में कर लेते हो तो। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूं कि ये चैप्टर में एक्चुअली होना क्या है। ठीक है। और अभी तक जो हमने चैप्टर्स किए हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसके कंपैरिजन में ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा हम लोगों ने स्टार्टिंग में कॉस्टिंग का डेफिनेशन देखा था। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, कॉस्टिंग का डेफिनेशन क्या था। हाँ, कॉस्टिंग का डेफिनेशन था बेटा मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग या असर्टेनिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी अप्लाइड फॉर असर्टेनिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब सिंपल है बेटा, प्रोडक्ट या सर्विस की अगर मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो मुझे मेथड्स और टेक्निक्स अप्लाई करने पड़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ मेथड्स है बेटा और कुछ टेक्निक्स है, ये मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे, उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब जाकर मैं एक प्रोडक्ट या एक सर्विस का कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर सकता हूं। क्लियर है। अब मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, ये डिटेल में हम लोग आगे करेंगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा। अभी के लिए आप ये समझो बेटा, मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। मेथड्स का मतलब होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से करना, प्रोडक्ट का या सर्विस का कॉस्टिंग किस तरीके से करना, अकाउंट बना के करना, स्टेटमेंट बना के करना, कॉस्ट शीट बना के करना, कैसे करना। राइट। आप कॉस्ट शीट बनाकर भी प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड कर सकते हो, अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो, स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकते हो। बराबर है। अब मेथड्स कौन से हैं हमारे सिलेबस में बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक मेथड है जिसमें हम अकाउंट बना के कॉस्टिंग करते हैं। राइट। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग है, उसमें भी अकाउंट बनाकर कॉस्टिंग करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, ये भी मेथड है बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसमें हम स्टेटमेंट बनाकर कॉस्टिंग करते हैं। यूनिट कॉस्टिंग है, इसमें हम लोग कॉस्ट शीट बनाकर कॉस्टिंग करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। तो सिंपल सी बात है कि जब हम मेथड की बात करते हैं तो ये समझना कि कॉस्टिंग कैसे करेंगे, अकाउंट बनाकर, स्टेटमेंट बनाकर, कॉस्ट शीट बनाकर। राइट। जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं ना, तो टेक्निक्स के अंदर होता क्या है बेटा, टेक्निक्स के अंदर दो चीजें होती है। एक तो जो टोटल कॉस्ट होता है ना प्रोडक्ट को बनाने का या सर्विस देने का, उस टोटल कॉस्ट के अंदर कुछ कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट में आएगी और कुछ कॉस्ट डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। टेक्निक्स क्या बोलता है बेटा, टेक्निक्स दो चीजें बताता है। एक चीज ये बताता है टेक्निक कि आपके टोटल कॉस्ट में से, आई रिपीट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। तो अगर मैं आइडेंटिफाइबिलिटी की बात करूं तो डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है ना। या अगर मैं बात करूं वेरिएबिलिटी वाइज तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट होता है। बराबर है। तो इसमें से कौन सी कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट में जाएगी और कौन सी कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, ये हमको टेक्निक्स बताता है, नंबर वन। नंबर टू, टेक्निक्स हमको दूसरी चीज बताता है बेटा कि जब आप कॉस्टिंग करोगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे करोगे या प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के बेसिस पे करोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट हो चुका है वो वाला कॉस्ट लेंगे क्या हम लोग, नंबर वन। या फिर हम लोग जो कॉस्ट अभी हुआ ही नहीं, बजटेड या स्टैंडर्ड, वो कॉस्ट लेकर कॉस्टिंग करेंगे। बराबर बेटा। तो मेथड बताता है कॉस्टिंग किस तरीके से करना, अकाउंट बनाकर, स्टेटमेंट बनाकर, कॉस्ट शीट बनाकर। टेक्निक बताता है दो चीजें टेक्निक बताता है। एक कि टोटल कॉस्ट में से कौन सा कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करो, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो, एक चीज। और दूसरी चीज हमको ये बताएगा बेटा टेक्निक कि आप कॉस्टिंग जब करोगे, राइट, जब मेथड यूज करेंगे ना हम लोग कॉस्टिंग के लिए, तो वो मेथड यूज करते समय हिस्टोरिकल कॉस्ट लेना जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुका है, या जो कॉस्ट होने वाला है बजटेड या स्टैंडर्ड, वो कॉस्ट लेना।
ठीक है बेटा, तो उसमें से एक टेक्निक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। थोड़ा सा आपको लिखा दूं ताकि आपको ये याद रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो बेटा। जब हमको कॉस्टिंग करना होता है, राइट, प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्टिंग करना है, तो मेथड्स भी यूज करने हैं। मेथड्स भी यूज करने हैं, टेक्निक्स भी यूज करनी है, बराबर है। मेथड्स के एग्जाम्पल जो हमको सिलेबस में है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हर बार कॉस्टिंग वर्ड लगाना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, राइट, यूनिट कॉस्टिंग, और बहुत सारे बेटा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हम लोग जॉब कॉस्टिंग भी करेंगे, बैच कॉस्टिंग भी करेंगे, राइट। मैंने आपको सिर्फ मेन मेन हेडिंग बताई है। ये सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है जो हमको सिलेबस में है। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। बजट, ये भी एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। क्लियर, राइट। मेथड्स हम लोग टेक्निक्स खत्म होने के बाद करेंगे। ठीक है, फिर से बता दूं बेटा, मेथड ये बताता है कि कॉस्टिंग कैसे करना, अकाउंट बनाकर, स्टेटमेंट बनाकर, कॉस्ट शीट बनाकर, राइट। ये दोनों में हम लोग अकाउंट बनाकर कॉस्टिंग करते हैं, राइट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम स्टेटमेंट बनाकर कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है। और यूनिट कॉस्टिंग में बेटा हम लोग कॉस्ट शीट बनाकर कॉस्टिंग करते हैं। अब जब हम कॉस्टिंग करेंगे तो कुछ कॉस्ट हमको प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करनी पड़ेगी, कुछ कॉस्ट नहीं, बहुत सारी कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो कौन सी कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना, कौन सी कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ये कौन बताएगा? टेक्निक, राइट। हिस्टोरिकल कॉस्ट लेकर अकाउंटिंग करना, कॉस्टिंग करना, या फ्यूचर के कॉस्ट लेकर कॉस्टिंग करना, ये भी हमको टेक्निक बताएगा। ठीक है, तो टेक्निक का ओवरऑल काम क्या है? टेक्निक के ओवरऑल दो काम है, आप समझो। पहला काम क्या है टेक्निक का? ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं हम लोग टेक्निक के ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है टेक्निक का? टू फाइंड दैट कॉस्ट which is added to cost of product and that which is debited to profit and loss account। बराबर है बेटा। टोटल कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट में जाएगी और कौन सी P&L को जाएगी? क्लियर, सिंपल सी बात है कि जो P&L में जाने वाली है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में नहीं आ सकता, है ना। सेकेंड बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है टेक्निक का? विच कॉस्ट इज यूज्ड फॉर कॉस्टिंग, which cost is used for costing, that is historical, यानी जो कॉस्ट इनकर हो चुका है बेटा, हिस्टोरिकल, और प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड जो कॉस्ट अभी इनकर हुआ ही नहीं, जो अभी इनकर होगा, जैसे बजटेड कॉस्ट बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल सकते हैं। डन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर बजट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे, और फिर मेथड्स पे आएंगे। क्लियर है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, डेफिनेशन देख रहे हैं बेटा हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का। द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम
or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost. अब समझना बेटा, the ascertainment of marginal cost. डेफिनेशन का पहला पार्ट क्या बोलता है कि मार्जिनल कॉस्ट को असर्टेन करो, असर्टेन यानी फाइंड करो, and the effect on profit of changes in volume or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost. Right? डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट असर्टेन करो. तो पहले ये समझना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट क्या है ना. तो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट. इन शॉर्ट सारे वेरिएबल कॉस्ट जितने भी है बेटा उसको हम बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट. आपको याद होगा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखा था. उसमें बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन था जिसमें हम टोटल कॉस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. राइट? उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है बेटा इट इज मार्जिनल कॉस्ट. राइट? अब क्या बोलता था वेरिएबल कॉस्ट कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हमारा कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन अगर हुआ ही नहीं तो कॉस्ट भी नहीं आएगा. ये वेरिएबल कॉस्ट है ना. अब आपको याद होगा मैंने बताया था ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर वेरिएबल कॉस्ट. राइट? और इनडायरेक्ट के अंदर भी थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट होता है ना. अगर मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन बताऊं तो ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल और इनडायरेक्ट में से कुछ पोर्शन वेरिएबल का रहेगा. राइट? तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग आगे देखेंगे, नंबर 2 डेफिनेशन. लेकिन सबसे पहले अभी समझ लो मार्जिनल कॉस्टिंग के डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यानी सारे वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लो. क्या क्या आएगा इसमें, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट में से जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो. सेकेंड पार्ट, एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंजेस. इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी, आउटपुट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी. प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होगी तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा. ठीक है. और टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. सिंपल सा पार्ट है बेटा. थर्ड पार्ट क्या बोलता है कि आपको ये प्रॉफिट का जो इम्पैक्ट है ना, आउटपुट के बढ़ने कम होने से, वो किस तरीके से फाइंड करना है. आपको टोटल कॉस्ट को क्लासिफाई करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में. फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में करना पड़ेगा. क्लियर है बेटा डेफिनेशन. और एक डेफिनेशन है, इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग. अभी हमने देखा कॉस्टिंग की टेक्निक है ये मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना. इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग under which variable cost is charged to production and fixed cost is written off from total contribution. Right? मैंने क्या बताया था बेटा आप लोगों को, मैंने बताया था कि टेक्निक का काम क्या है. एक काम क्या है टेक्निक का कि कौन सा कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट में जाएगा और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा, ये भी फाइंड आउट करना. ठीक है. तो यहां पर डेफिनेशन बोलता है बेटा कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में जाना चाहिए. यानी आप जब कॉस्टिंग करोगे ना, जब आप कॉस्टिंग करोगे मेथड यूज करके, तो इसमें कौन सी कॉस्ट लेनी है आपको, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेना. राइट? और जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो कंट्रीब्यूशन में से माइनस करना. ठीक है. अब छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं बेटा. डेफिनेशन 2 जो है, हाँ, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है बेटा कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है, उस टोटल कॉस्ट को आपको क्लासिफाई करना है बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा तो क्या करेंगे, है ना बेटा. सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर रहेगा तो उसको भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. हाँ, तो जो वेरिएबल वाला पोर्शन रहेगा वो वेरिएबल में ऐड कर लेना
फिक्स वाला पोर्शन फिक्स में ऐड कर लेना, मतलब जो सेमी वेरिएबल है उसको भी आप क्या कर लो, वेरिएबल फिक्स में बांट दो। क्लियर? इसका मतलब अल्टीमेटली हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रहेगा और फिक्स कॉस्ट रहेगा। डेफिनेशन ये बोलता है बेटा, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट इज चार्ज टू प्रोडक्ट। चार्ज टू प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर दो, प्रोडक्ट के कॉस्ट को डेबिट कर दो, राइट? फिक्स कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम कंट्रीब्यूशन। रिटर्न ऑफ का मतलब डेबिट करना ही होता है ना? तो सिंपल है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट को डेबिट करो, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन को डेबिट करो। कंट्रीब्यूशन को डेबिट करो यानी कंट्रीब्यूशन में से माइनस करो। अब कंट्रीब्यूशन क्या है, राइट? आप समझो बेटा, कंट्रीब्यूशन एक टाइप का ग्रॉस प्रॉफिट है। इट्स अ टाइप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक टाइप का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अभी फिलहाल आप ये समझो कि कंट्रीब्यूशन एक टाइप का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको ग्रॉस मार्जिन भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज कर लो, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर लो। अब आप याद करो, जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो फाइनल अकाउंट में आप क्या करते हो? मैं आपको बताऊं, फाइनल अकाउंट में आप क्या करते हो? फाइनल अकाउंट में आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, राइट? तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपने ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चे बताए, राइट? मटेरियल, वेजेस, रॉयल्टी, कैरेज इनवर्ड, ये सारा आपने बताया है ना? आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ब्रॉड डाउन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, और फिर यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में बेटा हम लोग दो टाइप के एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। एक तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिखाते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिखाते हैं, राइट? और जो एबनॉर्मल टाइप के एक्सपेंडिचर है, नॉन ऑपरेटिंग है, एबनॉर्मल है, वो भी डेबिट करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि अभी आपके पास एबनॉर्मल नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट मींस डायरेक्ट कॉस्ट आप बोल सकते हो बेटा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मतलब सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होता है, उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट थोड़ा सा आएगा। हाँ, मतलब आप ये समझो बेटा कि ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट। जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है ना वो वेरिएबल है, लेकिन जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है वो सारे के सारे डायरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट तो पूरा आएगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट में से भी थोड़ा सा पोर्शन आएगा। मैं आपको ये लिखा कर दूंगा बेटा, ठीक है? हाँ, तो अभी ये समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो क्या मैं आपको ऐसा बताऊं कि फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो, ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो। तो यहां पर भी आपने क्या किया है पता है? टोटल कॉस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चा आपने ट्रेडिंग में दिखाया, और ऑफिस और सेलिंग वाला खर्चा आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से राइट ऑफ किया है, राइट? तो एक खर्चा जो ट्रेडिंग में गया ना, आप समझो कि वो आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट में गया, और दूसरा खर्चा ऑफिस और सेलिंग वाला आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से राइट ऑफ किया। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट, पहली बात तो आप समझो कि कॉस्टिंग करना फाइनेंशियल अकाउंट का काम नहीं है, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा आप ये समझो कि कॉस्टिंग अगर मैं फाइनल अकाउंट के थ्रू कर रहा हूं, हाँ, क्योंकि जब टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग हम लोग आगे देखेंगे ना बेटा डिटेल में, तो ये समझो कि टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर और एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं बेटा डायरेक्ट कॉस्टिंग, बराबर है? अब डायरेक्ट कॉस्टिंग भी इसमें आएगा जो हम लोग आगे चलकर देखेंगे, तो उसमें हम लोग फाइनल अकाउंट वाला अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये इसके लिए बता रहा हूं कि टेक्निक्स यही बताते हैं कि कौन सी कॉस्ट प्रोडक्ट में जाएगी, कौन सी कॉस्ट प्रॉफिट में से राइट ऑफ होंगी, ग्रॉस प्रॉफिट में से राइट ऑफ होंगी। इन द सेम मैनर बेटा
मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उसको प्रोडक्ट के कॉस्ट में डालो और फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन में से राइट ऑफ करो। जैसे हमने ऑफिस का और सेलिंग का खर्चा ग्रॉस प्रॉफिट में से राइट ऑफ किया, वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक बोलती है कि जो फिक्स कॉस्ट है बेटा उसको आप ग्रॉस प्रॉफिट में से राइट ऑफ करो, कंट्रीब्यूशन में से राइट ऑफ करो। ठीक है, अब समझना कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा और ये पूरा डेफिनेशन अगर मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बताऊं तो वो कैसे दिखेगा। देखो ध्यान से देखना बेटा। हाँ, आप लोग ये लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। आप टोटल कॉस्ट को क्लासिफाई कर लो। एक काम करो, थोड़ा सा मैं इसको और स्ट्रीमलाइंड करके देता हूं आपको। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट में बेटा ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन आपको नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होता है। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होगा, राइट? वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रोडक्शन बढ़ता है कम होता है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट एंड जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें से वेरिएबल वाला पोर्शन एंड वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का और एक नाम है ओवरहेड्स। सारे डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल है और ओवरहेड्स के अंदर भी थोड़ा सा पोर्शन वेरिएबल का आपको मिलेगा। फिक्स कॉस्ट के एग्जाम्पल बेटा, तो फिक्स कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट तो आना नहीं है क्योंकि सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट कहाँ चली गई? वेरिएबल में चली गई ना बेटा, तो डायरेक्ट कॉस्ट तो आएगा नहीं। तो ओवरहेड्स के अंदर कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ पार्ट फिक्स का है, तो वेरिएबल वाला मैंने वेरिएबल कॉस्ट में डाल दिया। यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड्स आएंगे। फिक्स ओवरहेड्स, ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट? अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? तो रेंट हो सकता है, हाँ, डेप्रिसिएशन हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, सैलरी हो सकता है, एक्सेट्रा। क्लियर है बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कि ये सारे एक्सपेंडिचर इसको कंट्रीब्यूशन में से राइट ऑफ करना, मतलब ये प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है मतलब ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट वेजेस आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। ठीक है, और ओवरहेड्स के अंदर का जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो भी आएगा। इसको मुझे चार्ज करना है प्रोडक्ट, डन, राइट? अब अगर मैं आपको यही एक इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बताऊं, हाँ, तो कैसे बनेगा? देखो हेडिंग लिख लो आप लोग, मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट, राइट? सेल्स से स्टार्ट करेंगे। देखो कोई भी इनकम स्टेटमेंट सेल्स से ही स्टार्ट होता है, हाँ, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें से सारे एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं। तो पहले सेल्स दिखाया और फिर उसमें से सारे एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने क्या कर दिया है बेटा? सारे एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वेरिएबल एंड फिक्स। पहले हम सेल्स में से माइनस करेंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट मतलब सारे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट में से वेरिएबल वाला पोर्शन, जितने भी वेरिएबल है सब माइनस कर देंगे। माइनस करने पे बेटा हमको मिलता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मिलता है। जैसे हाँ, हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स में से ट्रेडिंग का खर्चा माइनस करने पे ग्रॉस प्रॉफिट मिला, सेल्स में से ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा माइनस करने पे ग्रॉस प्रॉफिट मिला, राइट? तो वैसे ही बेटा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर कंट्रीब्यूशन मिला। कंट्रीब्यूशन इज ग्रॉस मार्जिन, सिमिलर टू ग्रॉस मार्जिन, एग्जैक्ट नहीं, सिमिलर टू ग्रॉस मार्जिन। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट P&L में आया
और वहां से ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ऑफिस और सेलिंग का खर्चा माइनस किया ना बेटा, तो यहां पर अब क्या करेंगे हम लोग, कंट्रीब्यूशन हमारा ग्रॉस मार्जिन है, तो कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करेंगे, बचा हुआ कौन सा कॉस्ट है बेटा, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये माइनस कर देंगे, तो अब जो हमको मिलेगा बेटा वो मिलेगा प्रॉफिट। दिस इज माय प्रॉफिट। एक्चुअली ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन अभी फिलहाल आप प्रॉफिट पकड़ के चलो, ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, इसका मतलब हमने वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज कर दिया, प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट हमने कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया, मतलब ये फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट में गया ही नहीं, ठीक है बेटा। अगर एक सिंपल एग्जांपल लेके बताऊं, हाँ, केस नंबर 1, लेट्स से कि मेरा सेल्स है 1 लाख रुपीस का और वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, इट मीन्स मेरा कंट्रीब्यूशन 40,000 आ गया, ठीक है। फिक्स कॉस्ट अगर मेरा 30,000 का है तो प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 का, एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन मैंने बताया सिमिलर टू ग्रॉस मार्जिन, है ना, पर अब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है क्या, पहले वो समझो। कंट्रीब्यूशन बेटा नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंट्रीब्यूशन का काम क्या है बेटा, कंट्रीब्यूशन का काम है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना, राइट। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होती है ना, तो फिर आपका लॉस होता है। एक चीज, सिंपल सी चीज आप समझो बेटा, वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली है क्या, वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली प्रोडक्शन का खर्चा है, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है, बराबर है। तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे तभी तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा, ठीक है। और हमेशा सेल ज्यादा ही होगा वेरिएबल कॉस्ट से, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती कि प्रोडक्शन कॉस्ट से कम में सेल करती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट से वो ज्यादा में ही सेल करेंगे, तभी तो उसका बिजनेस चलेगा, बिजनेस ग्रो होगा। तो सेल्स विल ऑलवेज बी मोर देन वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन बेटा जनरली पॉजिटिव ही रहेगा। बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि मुझे मजबूरी में मेरी फैक्ट्री चलानी पड़ रही है, राइट, और मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है सेल्स से, फिर भी मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, राइट, बहुत रेयर केस में होता है। तो जनरली मेरा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। वेरिएबल कॉस्ट तभी होने वाला है जब प्रोडक्शन होने वाला है, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगा, राइट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट को होना ही है अगर प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो, और वो रिकवर हो भी जाएगा। कहां से रिकवर होगा, सेल्स के अमाउंट में से। फिर कंट्रीब्यूशन आ गया। सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है बेटा, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में दिक्कत आती है, राइट। फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, ये सारे अमाउंट अपने फिक्स कॉस्ट है ना। फिक्स कॉस्ट का लेना देना नहीं है प्रोडक्शन के साथ, आप समझो, बराबर है। ऐसा नहीं है कि सेल होगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा, नहीं। अब कोरोना वाले पीरियड में बेटा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का सेल हुआ ही नहीं, साल भर के अंदर सेल हुआ ही नहीं, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो हुआ। तो जहां सेल हुआ नहीं तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम आया होगा, पर सेल कम होने के वजह से कंट्रीब्यूशन कम हुआ, लेकिन फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना कम हुआ होगा। फैक्ट्री का रेंट नहीं कम हुआ होगा, डेप्रिसिएशन नहीं कम हुआ होगा, मेंटेनेंस कम नहीं हुआ, इंश्योरेंस कम नहीं हुआ, तो फिक्स कॉस्ट तो रहा ही ना बेटा। और फिक्स कॉस्ट होने के वजह से उनका लॉस हुआ। तो आप समझो, अगर कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट नहीं है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए तो फिर मेरा लॉस आएगा। समझ में आ रहा है बेटा। तो कंट्रीब्यूशन का काम क्या होता है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना। एक मैं और एक एग्जांपल देता हूं, केस नंबर 2। सपोज पेंडेमिक वाला टाइम चल रहा था और 70,000 का सेल्स हुआ, बराबर है। आपको मुझे बताना है कि 1 लाख के लिए अगर 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट था तो 70,000 के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना आया होगा। वेरिएबल कॉस्ट तो बेटा वेरी होगा ना, प्रोडक्शन सेल्स के साथ वेरी होगा,
तो अगर 1 लाख के सेल का 60,000 वेरिएबल कॉस्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको मालूम पड़ जाएगा। 1 लाख के सेल का 60,000 था, तो 70,000 सेल का वेरिएबल कॉस्ट कितना, मुझे चैट करके बताओ फटाफट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। 70,000 के सेल का वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितना आएगा। $42,000 आ रहा है। वेरी गुड बेटा दानिश, 42,000 आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। बताओ मैं आपको, 1 लाख सेल का वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है, तो 70,000 सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट कितना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको 42,000 मिलेगा। बराबर है बेटा। सपोज 70,000 का सेल हुआ और 42,000 का वेरिएबल कॉस्ट आया प्रोपोर्शनेट, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया होगा, 28,000 का कंट्रीब्यूशन आया। सही है, राइट। अब फिक्स कॉस्ट तो जितना है उतना ही रहेंगे ना बेटा, फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना कम होगा सेल कम होने से, है ना। बाय डेफिनेशन क्या बोलता है, फिक्स कॉस्ट इज नॉट विल नॉट गोइंग टू चेंज। तो आपका बेटा देखो यहाँ पे 2,000 का लॉस हुआ। ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आपका सेल कम हो गया। सेल कम होने के वजह से कंट्रीब्यूशन कम हो गया। फिक्स कॉस्ट तो उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। 2,000 का लॉस आया। अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स से एक केस नंबर 3 लेता हूं मैं। सपोज बेटा 75,000 का सेल हो रहा है। अब मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा। 75,000 का सेल हो रहा है, मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 लाख के सेल का वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है, तो 75,000 के सेल का वेरिएबल कॉस्ट कितना। करो ट्राई, ट्राई करो। 45,000 आ रहा है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। 45,000 आ रहा है। 45,000 अगर मैं माइनस कर दूं ना, 45,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 30,000, और फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होने वाला है, वो 30,000 ही रहेगा। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है बेटा। तो 3 केसेस मैंने आपको बताए। केस नंबर 1 के अंदर सेल्स क्योंकि ज्यादा था, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा आया। क्योंकि सेल ज्यादा था बेटा, तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा आया। कंट्रीब्यूशन ज्यादा आने की वजह से वो सफिशिएंट था, मेरे फिक्स कॉस्ट को उसने रिकवर कर लिया, तो प्रॉफिट आया। दूसरे केस में सेल्स बहुत कम हो गया, बहुत कम होने की वजह से कंट्रीब्यूशन कम हो गया। कंट्रीब्यूशन इतना कम हो गया कि फिक्स कॉस्ट से भी कम हो गया, तो फिक्स कॉस्ट को उसने रिकवर नहीं किया। इसका मतलब 2,000 का मेरा लॉस आ गया। थर्ड केस में सेल्स कम तो हुआ, पर उतना कम नहीं हुआ कि मेरा लॉस हो जाए, राइट। तो कंट्रीब्यूशन 30,000 आया और मेरा फिक्स कॉस्ट 30,000 ही है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है बेटा। अब इसका बहुत सिग्निफिकेंस है जो मैंने आपको 3 केसेस बताए, आगे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी फिलहाल आप ये समझो कि कंट्रीब्यूशन का काम है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना। अगर आपका कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट नहीं है तो लॉस हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट है, सफिशिएंट का मतलब फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है, तो प्रॉफिट होगा। सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से कम है, तो लॉस आएगा। और एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। कंट्रीब्यूशन 30,000, फिक्स कॉस्ट भी 30,000, नो प्रॉफिट नो लॉस। देन आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने डेफिनेशन देखा कौन सा, मार्जिनल कॉस्टिंग का। सेकेंड, मार्जिनल कॉस्ट मैंने बताया बेटा आपको, मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट, राइट। एक बार देखना, the amount at any given volume of output by which aggregate variable costs are changed if the volume of output is increased by 1 unit। क्या बोल रहा है बेटा कि अगर आपका आउटपुट 1 यूनिट से बढ़ता है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट।
तो वो जितने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, एक यूनिट प्रोडक्ट बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट जितने अमाउंट से बढ़ेगा उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एक यूनिट अगर मेरा प्रोडक्शन कम हुआ तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट भी कम हुआ होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी कम हुआ होगा। तो जितना वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ वो मार्जिनल कॉस्ट। इन शॉर्ट वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और मैंने बताया था बेटा ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो भी मार्जिनल कॉस्ट है। अब इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूं बेटा ये चार्ट के थ्रू। आप लोग ये चार्ट ध्यान से देखना। टोटल कॉस्ट को हमने डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में बाइफरकेट कर दिया आइडेंटिफाइबिलिटी वाइज, है ना। जो हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट किया था उसमें ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का और एक नाम ओवरहेड्स भी है, बराबर है बेटा। जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारे के सारे वेरिएबल है, और जो ओवरहेड्स है इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएबल का पार्ट है, थोड़ा सा फिक्स का पार्ट है, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा परसेंटेज वाइज बताऊं तो 100% वेरिएबल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट 100% है। वेरिएबल कॉस्ट जितने भी है बेटा, जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट है ना वो सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो आप समझो ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल। हाँ, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें से भी थोड़ा सा पोर्शन वेरिएबल का होता है, राइट। ये समझो बेटा कि 10 to 20% वेरिएबल रहेगा इनडायरेक्ट का। जैसे सेल्समैन का कमीशन होता है तो वो वेरिएबल होता है, बराबर है। पावर है बेटा, पावर इज ओवरहेड, है ना, लेकिन पावर के अंदर भी थोड़ा सा वेरिएबल वाला पोर्शन होता है। तो आप समझो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर थोड़ा सा पोर्शन वेरिएबल रहेगा 10-20% का, राइट। बाकी बेटा अराउंड 80%, 80% टू 90% आप बोलो 80% टू 90% क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट रहेगा। इसका मतलब बेटा जनरली सारे ओवरहेड्स फिक्स होते हैं। आई रिपीट, जनरली बोल रहा हूं मैं, है ना। मेजॉरिटी व सब्सटेंशियल पोर्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट का फिक्स होता है। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, मेंटेनेंस, बराबर, ये सारा का सारा फिक्स कॉस्ट है बेटा, और ये सारे ओवरहेड्स है। हाँ, तो अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल बताओ वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में से जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो। क्लियर है बेटा। कंट्रीब्यूशन हमने देखा, कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर मैं एक डेफिनेशन बताऊं ना कंट्रीब्यूशन का, तो कंट्रीब्यूशन इज सिंपली द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। जैसे सिंपल अगर मैं बोलूं कि मेरा सेल्स है उसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है बेटा, कंट्रीब्यूशन, है ना। तो एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट से सेल्स कितना ज्यादा है वो एक्सेस वाले अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। इन शॉर्ट सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है बेटा उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये कंट्रीब्यूशन का काम क्या होता है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना। जितना जल्दी इसने फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लिया वहां से आपका प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, contribution or the contribution margin is the difference between sales value and the marginal cost. Marginal cost, variable cost. It is obtained by subtracting marginal cost यानी variable cost from sales revenue. Sale में से variable cost minus करने पर आपको मिल जाएगा contribution. The contribution concept is based on the theory that the profit and fixed expenses of a business in a joint is a joint cost which cannot be equitably apportioned to different segments of the business. क्या बोल रहा है बेटा, आप समझो। जो हमने ये स्टेटमेंट देखा था ना, स्टेटमेंट के अंदर
अगर मैं आपको ऐसे बताऊं 1 लाख का सेल हुआ था, 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर 40,000 का कंट्रीब्यूशन आया। अब 40,000 का जो कंट्रीब्यूशन आया बेटा, आप समझो कंट्रीब्यूशन के अंदर दो अमाउंट है। कंट्रीब्यूशन 40,000, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। कंट्रीब्यूशन बनता है दो अमाउंट से। पहली बात, कंट्रीब्यूशन आया कैसा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके आया, आ गया 40,000। अब 40,000 के अंदर दो अमाउंट है। कौन से दो अमाउंट है बेटा, फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट है। तो अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दो तो फिक्स कॉस्ट मिलेगा, है ना। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, आप समझो, देखो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 40,000, या फिर बेटा फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस कर दो तब भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आई रिपीट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट प्लस कर लो तब भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हाँ, अगर लॉस आया तो फिर माइनस करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। तो पहले केस में देखना बेटा, 30,000 फिक्स कॉस्ट, 10,000 प्रॉफिट, दोनों प्लस करो, कंट्रीब्यूशन आ गया 40,000। सेकेंड केस में 30,000 फिक्स कॉस्ट है और 30,000 फिक्स कॉस्ट है बेटा, और प्रॉफिट नहीं हुआ ना, लॉस हुआ, तो लॉस माइनस करो, 30,000 माइनस लॉस 2,000, तो कंट्रीब्यूशन 28,000। थर्ड केस में 30,000 फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट 0, तो कंट्रीब्यूशन 30,000। इसका मतलब बेटा फिक्स कंट्रीब्यूशन दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके भी और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके भी। हाँ, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, इससे भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब ये जो सेंटेंस था ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सा, द कंट्रीब्यूशन कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द थियोरी दैट द प्रॉफिट एंड फिक्स एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस इज अ जॉइंट कॉस्ट। प्रॉफिट और फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये जॉइंट है। प्रॉफिट 10,000, फिक्स कॉस्ट 30,000, मतलब 40,000 हो गया। ये 40,000 जॉइंट है। जॉइंट का मतलब ये होता है बेटा कि आप उसको प्रोडक्ट को बांट नहीं सकते। यानी ये 30,000 जो फिक्स कॉस्ट है बेटा, ये प्रोडक्ट को बांटा नहीं जा सकता। प्रॉफिट 10,000 प्रोडक्ट को बांटा नहीं जाता। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। मान लो एक कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है, ए, बी और सी, राइट। तो 3 प्रोडक्ट को वेरिएबल कॉस्ट तो आप बांट सकते हो, है ना। जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आया ना 60,000 का, दिस वेरिएबल कॉस्ट कैन बी बाइफरकेटेड टू ऑल द प्रोडक्ट्स ए, बी, सी, तीनों को बांट सकते बेटा। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट 30,000 है ना, वो आप तीनों प्रोडक्ट को नहीं बांट सकते। जस्ट इमेजिन, फिक्स कॉस्ट में क्या आएगा, रेंट आएगा, तो रेंट तीनों प्रोडक्ट को नहीं बांट सकते। क्यों, क्योंकि रेंट इज अ कॉमन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, वो एक मशीनरी पे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए, बी, सी, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी आप तीनों प्रोडक्ट को बांट नहीं सकते। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, प्रीमियम है बेटा, कॉमन कॉस्ट है, तीनों को बांट नहीं सकते, राइट। तो यही बोल रहा है बेटा कि फिक्स कॉस्ट तीनों को बांटा नहीं जा सकता, प्रोडक्ट को बांटा नहीं जा सकता। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट भी प्रोडक्ट को बांटा नहीं जा सकता। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ये अजम्पशन है कि प्रॉफिट कैन नॉट बी बाइफरकेटेड टू द प्रोडक्ट, और 30,000 का फिक्स कॉस्ट ये भी आप प्रोडक्ट को बाइफरकेट नहीं कर सकते। तो क्या बाइफरकेट कर सकते बेटा, पहले 3 अमाउंट जो है ना, ये पहले 3 अमाउंट ये प्रोडक्ट वाइज इनकर होता है, प्रोडक्ट वाइज। और जो आखिरी के 2 है बेटा, ये कॉमन है। यानी जो सेल्स है ये प्रोडक्ट वाइज होगा, ए, बी, सी। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज होगा, ए, बी, सी। कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट वाइज होगा, ए, बी, सी। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज नहीं होगा, राइट। ये डायरेक्टली आप टोटल में दिखा देना। प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज नहीं होगा, ये आप टोटल में दिखा देना।
क्लियर है बेटा? अब अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैंने जो आपको ये स्टेटमेंट बनाकर दिया था ना, हाँ, ये स्टेटमेंट सिंगल प्रोडक्ट कंपनी का था, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी बेटा जो एक ही प्रोडक्ट बना रही है, उसका मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया था, राइट? वो ऐसे बनेगा, ये सिंगल प्रोडक्ट कंपनी का मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट है। लेकिन आप इमेजिन करो कि एक कंपनी है, तीन प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए बी सी, उसका इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? तो बनाओ, हेडिंग लिखो, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, एक कंपनी है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है ना? तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, तीन प्रोडक्ट बना रही है एक कंपनी, तीन प्रोडक्ट बना रही है। आप लोग ड्रॉ करना बेटा मेरे साथ साथ। राइट, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं बेटा हम लोग, मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनता है ना, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट है। अगर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाऊं तो उसको इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना रहे हैं समझो, लेकिन कौन सी टेक्निक फॉलो करके? मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करके। मान लो कंपनी तीन प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, एंड टोटल, राइट? तो बेटा जो सेल्स का अमाउंट है ना, ये सारे प्रोडक्ट का इंडिविजुअल होगा, और बहुत कॉमन है ना, कॉमन सेंस है बेटा, तीन प्रोडक्ट है तो अलग अलग सेल्स ही रहेगा ना उसका, राइट? फिर टोटल कर लेंगे तो कंपनी का टोटल सेल मिल जाएगा, एग्रीगेट सेल ऑफ ऑल प्रोडक्ट। लेस अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट करूं तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो स्पेसिफिक होगा ना, प्रोडक्ट ए का अलग वेरिएबल कॉस्ट होगा। मतलब आप इमेजिन करो, प्रोडक्ट ए बनाने के लिए जो मटेरियल लगेगा वो डिफरेंट होगा, बी बनाने के लिए जो मटेरियल लगेगा वो डिफरेंट लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट भी स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट। फिर टोटल कर लेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा तीनों प्रोडक्ट का मिलाकर, राइट? अब क्या मिलेगा बेटा हमको? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ये ए का कंट्रीब्यूशन, ये बी का कंट्रीब्यूशन, ये सी का कंट्रीब्यूशन, और ये टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी। फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे बेटा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फिक्स कॉस्ट को आप प्रोडक्ट को बाइफरकेट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है ना? तो फिर यहां पे डैश डैश डैश, सारा का सारा फिक्स कॉस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस होगा, राइट? और आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट भी टोटल ही मिलेगा, राइट? मतलब सिंपल है बेटा कि कंट्रीब्यूशन सबका स्पेसिफिक हो सकता है, ग्रॉस मार्जिन है ना, ग्रॉस प्रॉफिट जैसा, ग्रॉस प्रॉफिट सबका स्पेसिफिक हो सकता है प्रोडक्ट वाइज, लेकिन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सिर्फ कंपनी का होगा, प्रोडक्ट का नहीं, राइट? अगर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट लेस प्रॉफिटेबल है, तो फिर क्या करेंगे बेटा? तो आपने उसका कंट्रीब्यूशन देखना, प्रॉफिट तो देखना पॉसिबल ही नहीं है ना? कंट्रीब्यूशन देखना, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ रहा है या बहुत कम आ रहा है तो वो लेस प्रॉफिटेबल है। एक क्वेश्चन आया था सीए फाइनल को रिसेंटली, राइट? क्वेश्चन ये था बेटा कि हमको बताना था, उसमें उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन में तीन प्रोडक्ट है मान लो, उन्होंने क्या किया था बेटा, फिक्स कॉस्ट तीनों को बांट दिया। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का तो अजम्पशन है, फिक्स कॉस्ट आप बांट ही नहीं सकते, पर इन्होंने फिक्स कॉस्ट तीनों में बांट दिया।
प्रॉफिट भी आ गया तीनों का, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन भी है, तीनों का प्रॉफिट भी है, राइट। अब वो क्वेश्चन में बेटा सी का प्रॉफिट नेगेटिव था, मतलब सी का लॉस था, ए और बी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव था, बराबर है। अब उन्होंने उन्होंने कमेंट क्या किया कि कंपनी का जो मैनेजर है उसने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट सी को हम एलिमिनेट कर देंगे, प्रोडक्ट सी को हमारे प्रोडक्ट लाइन में से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है, लॉस आ रहा है उसका, राइट। हमको बताना था कि प्रोडक्ट सी को हम एलिमिनेट करें कि कंटिन्यू करें, राइट। तो आपका आंसर होना चाहिए कि उसको कंटिन्यू करे। क्यों कंटिन्यू करे बेटा? क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव था, प्रॉफिट तो देखना ही नहीं है ना। क्वेश्चन में उसने फिक्स कॉस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया तो उसने गलत किया। फिक्स दुनिया में कोई बंदा ही नहीं है ऐसा जो फिक्स कॉस्ट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके बताए एकदम करेक्टली, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो प्रॉफिट के बेसिस पे आपका डिसीजन नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपका डिसीजन होना चाहिए कि अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो कंटिन्यू करो, नेगेटिव है तो डिसकंटिन्यू करो, सिंपल। प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड ही नहीं कर सकते। डन बेटा। तो आप लोग यहां पे नोट लिखो एक फटाफट, अजम्पशन लिख लो, अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, assumption of marginal costing, right? स्टार्ट करो। फर्स्ट, total cost can be classified into वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, तभी ये टेक्निक को यूज करना, अदरवाइज नहीं करना। बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है बेटा जहां पे आप टोटल कॉस्ट को वेरिएबल फिक्स में बाइफरकेट नहीं कर सकते। जनरली जो सर्विस इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पे ऐसे पॉसिबल नहीं होता है वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट बाइफरकेट करना। तो जहां बाइफरकेशन हो सकता है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट को आप बाइफरकेट कर सकते हो, वहीं पे मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, फिक्स कॉस्ट कैन नॉट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट कर देना उसको, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट कैन नॉट बी बाइफरकेटेड among products, among products. Third, sales, variable cost and contribution are product specific, are product specific. सिंपल मतलब है बेटा कि ये जो तीन अमाउंट है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, मतलब अपने पहले तीन अमाउंट है ना, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। मैंने यहाँ बताया था दीज आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक। मतलब ये जो इनकर भी होगा, सेल्स हुआ तो हम बोल सकते ए का सेल हुआ इतना, बी का इतना सेल हुआ, सी का इतना सेल हुआ। वेरिएबल कॉस्ट इतना ए का हुआ, इतना बी का हुआ, इतना सी का हुआ। कंट्रीब्यूशन इतना ए का हुआ, इतना बी का हुआ, इतना सी का हुआ। प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, आप बोल सकते हो। फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट ए का इतना हुआ, बी का इतना हुआ, सी का इतना हुआ, नहीं बोल सकते। और क्वेश्चन में अगर करके दिया है, फिक्स कॉस्ट बांट के दिया है क्वेश्चन में, तो आप समझो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। डन बेटा। फोर्थ पॉइंट लिखना, डिसीजन, डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू अ प्रोडक्ट और नॉट should be based on contribution, should be based on contribution and not on profit.
प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना कि डिसकंटिन्यू करना ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है बेटा तो कंटिन्यू करो, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन चल रहा था बेटा अपना, देखो contribution or the contributory margin is the difference between sales value and marginal cost. It is obtained by subtracting marginal cost from sales revenue of a given activity. The contribution concept is based on the theory that the profit and fixed cost, fixed expenses of a business is a joint cost, which cannot be equitably apportioned to different segments of the business. Segment मतलब product को बांट नहीं सकते। In view of this difficulty, the contribution serves as a measure of efficiency of operation of various segment of the business. मतलब प्रॉफिट ये एफिशिएंसी का मेजर नहीं है, कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट की एफिशिएंसी का मेजर है। मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो कंट्रीब्यूशन देख लो। जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। दो फॉर्मूले कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के बेटा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके भी कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके भी कर सकते हैं, और फिक्स कॉस्ट लॉस आ रहा है तो फिर फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। डन। अब आ जाओ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, नंबर 3 डेफिनेशन चल रहा है बेटा अपना, थर्ड हो गया कंट्रीब्यूशन, फोर्थ देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मतलब इसका और एक नाम है बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वो वाला पीवीआर नहीं है ना, थिएटर वाला पीवीआर नहीं, राइट, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पीवीआर है। अब देखो बेटा पीवीआर क्या बोलता है, वेरी सिंपल, पीवीआर, पी का मतलब प्रॉफिट, वी का मतलब वॉल्यूम, और आर मतलब रेशियो, रेशियो यानी परसेंटेज, राइट। तो यहां पे बेटा जो प्रॉफिट है ना, एक्चुअली नाम गलत है, पीवीआर नाम होना ही नहीं चाहिए था, है ना। अब पीवीआर का देखो, वी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी सेल्स, तो डिनोमिनेटर में सेल्स है, ये तो बराबर है। अब पी मतलब प्रॉफिट हो गया, तो बच्चे क्या करते हैं, न्यूमरेटर में प्रॉफिट ले लेते हैं, है ना। तो नाम गलत है बेटा, ये सीवीआर होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होना चाहिए, अब हम लोग पीवीआर ही फॉलो करेंगे नो डाउट, पर हमारे हिसाब से होना चाहिए सीवीआर। सीवीआर मतलब कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो, तो न्यूमरेटर में बेटा कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना बेटा, पीवीआर मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन से है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, इससे बनता है पीवीआर, बराबर है बेटा। अब पीवीआर का कंसेप्ट क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं बेटा, अब ये समझो पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग की जान है पीवीआर, है ना। पीवीआर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ भी फाइंड आउट करना है ना, राइट, तो आपको पीवीआर चाहिए चाहिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और पीवीआर पूछा भी नहीं ना बेटा, तो भी पीवीआर आप निकाल लेना, और निकालने का सिंपल तरीका है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा इसका यूज एप्लीकेशन बताता हूं कि मैं अपन कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमने ये सिंगल प्रोडक्ट कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनाया था, राइट। इसके अंदर बेटा मुझे बताओ, आप लोग ओरली देखकर पीवीआर कितना आ रहा है, व्हाट इज द पीवीआर। केस नंबर 1 में बताओ पीवीआर कितना आ रहा है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करना है, कंट्रीब्यूशन 40,000, सेल्स 1 लाख इंटू 100, बताओ 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 40% आ रहा है बेटा, 40% आ रहा है। केस नंबर 2 का बताओ कितना आ रहा है, 28,000 कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स 1 लाख अपॉन 70,000 इंटू 100 करो, कितना आता है। केस नंबर 2 देखो, यहां पर भी 40% ही आएगा बेटा। केस नंबर 3 देखो, कंट्रीब्यूशन 30,000 अपॉन सेल्स इनटू 100,
30,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100 करना बेटा, यहां पर भी 40% ही आएगा। ऐसा क्यों? क्यों सेम आया सब में? राइट, तो आप समझो बेटा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, किसी एक प्रोडक्ट का पीवीआर ऑलमोस्ट हमेशा सेम रहेगा, चेंज होगा। हाँ, कब होगा हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये समझना बेटा कि किसी भी एक प्रोडक्ट का पीवीआर चेंज नहीं होगा, उसका सेल बढ़ता भी है, कम भी होता है, देन ऑल्सो पीवीआर विल रिमेन सेम। ये मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया। 1 लाख सेल था बेटा, उसका पीवीआर 40% आया। 70,000 सेल है तब भी पीवीआर 40% आया। केस नंबर 3 में 75,000 सेल है तब भी पीवीआर 40% आया। बराबर है बेटा। अब पीवीआर का यूज कहाँ है? अनगिनत यूज है पीवीआर के, राइट। फर्स्ट लेक्चर बेटा, फर्स्ट लेक्चर में अगर मैं आपको सब बताऊंगा ना तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। एक एप्लीकेशन में बता रहा हूं पीवीआर का अभी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग पीवीआर का यूज समझेंगे। पीवीआर का एक सिंपल सा यूज, मैंने आपको बोला था बेटा कि 1 लाख का सेल था तो उसका 60,000 वेरिएबल कॉस्ट आया था, कंट्रीब्यूशन 40,000 आया था, है ना। अब 40,000 कंट्रीब्यूशन में से 30,000 फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट 10,000 आया। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको अगर कोई सेल दूं, कोई भी एक सेल दूं मैं आपको, लेट्स से मैं आपको 2 लाख रुपीस का सेल दे रहा हूं, मैं आपको अगर केस नंबर 4 दूं, सेल्स में दे रहा हूं आपको 2 लाख रुपीस का, और मैं आपको बोलूं कि मुझे ना ये प्रॉफिट फाइंड करके बताओ कितना आएगा, 2 लाख के सेल का प्रॉफिट फाइंड करके बताओ। तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करोगे। 1 लाख का वेरिएबल कॉस्ट 60,000 था, तो 2 लाख का वेरिएबल कॉस्ट होगा 1,20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1,20,000 आएगा बेटा वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करेंगे हम लोग तो 80,000 आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, है ना। 80,000 कंट्रीब्यूशन में तो फिक्स कॉस्ट हो गई, 30,000 रहने वाला है। बराबर है बेटा। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। ये प्रॉफिट 50,000 निकालने के लिए जनरली आपको 1 मिनट लगेगी, राइट। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट निकाला, फिर कंट्रीब्यूशन माइनस करके आया, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आया। पीवीआर को यूज करके ये 10 सेकंड में ला सकते हैं प्रॉफिट। कैसे? पीवीआर का फॉर्मूला क्या है? पीवीआर का फॉर्मूला है बेटा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इसका मतलब अगर मैं सेल्स को मल्टीप्लाई कर लू पीवीआर से, किसी भी सेल्स से, किसी भी सेल्स से उसके पीवीआर से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो मुझे डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। मतलब आप समझो कितना इजी हो गया, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट लाने की जरूरत नहीं है, फिर वो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपको कंट्रीब्यूशन लाना है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सेल्स इनटू पीवीआर। बराबर है। अब देखो 2 लाख का, 2 लाख सेल्स है बेटा, मुझे पता है कि मेरा पीवीआर 40% ही रहने वाला है। मैंने अभी आपको बोला था कि सेल्स बढ़ने कम होने से पीवीआर पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो 2 लाख का 40% निकालो, आप ओरली भी कर सकते हो। 2 लाख का 40% निकालो, कंट्रीब्यूशन आ गया 80,000। 2 लाख सेल्स, उसका पीवीआर 40% यानी 80,000 आ गया कंट्रीब्यूशन। अब 80,000 कंट्रीब्यूशन आ गया, अब ओरली कर सकते हो। 80,000 कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट तो चेंज होना नहीं है बेटा, 30,000 माइनस कर लो, 50,000 प्रॉफिट। मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड में आपका प्रॉफिट आ जाएगा। एक और एक केस देता हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताओ, मुझे प्रॉफिट ला के बताओ। केस नंबर 5, लेट्स से सेल्स आपका 2,80,000 है, प्रॉफिट बताओ कितना। पीवीआर बेटा यहां पर भी 40% ही रहने वाला है, बताओ। पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो, पूरा पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट ला के बताओ आप। 2,80,000 का 40% करो
तो आपको डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 2,80,000 का 40% निकालो, 1,12,000 आता है क्या? 2,80,000 का 40% कंट्रीब्यूशन आ गया बेटा 1,12,000, और फिक्स कॉस्ट तो 30,000 ही रहने वाला है। $82,000 का प्रॉफिट। कितना टाइम लगा आप मुझे बताओ, कितना टाइम लगा बेटा? 10 सेकंड के ऊपर नहीं लगी होंगी आप। एक लास्ट केस एकदम ऑड फिगर लेते हैं, ठीक है, एकदम ऑड फिगर समझो। 2,92,560 का सेल हुआ। अब मुझे आप सिर्फ ओरली बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है। पीवीआर तो 40% ही रहने वाला है। डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा आपको, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, 30,000 माइनस कर देना फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आएगा। बताओ कितना आता है? 87,024 आ रहा है क्या? देखो 87,024, कितना सिंपल है बेटा, है ना? तो पीवीआर का एक एप्लीकेशन मैंने बताया कि आप सेल्स को पीवीआर से मल्टीप्लाई कर लो तो कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना तो प्रॉफिट आ गया, है ना? डन बेटा। अब ये समझो बेटा कि कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का तीसरा फॉर्मूला भी मिल गया हमको। कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का एक फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, इससे भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा बेटा। कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का थर्ड फॉर्मूला, राइट, मैं सी लिख रहा हूं शॉर्ट में, सेल्स, एस सेल्स इंटू पीवीआर। सेल्स इंटू पीवीआर करके भी कंट्रीब्यूशन लाया जा सकता है। कैसे? वह अपना पीवीआर का फॉर्मूला बेटा, सेल्स इंटू पीवीआर कंट्रीब्यूशन। डन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन के 3 फॉर्मूले हो गए अपने। अभी तक अपने फॉर्मूले कौन से हो गए? हाँ, तो मैं आपको है ना एक फॉर्मूले की लिस्ट बता रहा हूं, अभी तक हमने क्या क्या किया है, ठीक है। देखो, एक काम करते हैं, ये लिस्ट मैं आपको बाद में बताता हूं, है ना। अभी तक मैंने जो फॉर्मूलेज आपको बताए ना, आप लोग मेरे साथ वो कॉपी करो, ठीक है। स्टार्ट। कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है बेटा। एक अलग से पेज ही बना लो और दो पेज छोड़ देना जिसमें हम सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलेज लिखा नहीं रहा हूं, लर्न नहीं करा रहा हूं, मैं आपको पूरा कंसेप्चुअली समझा भी रहा हूं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो, सेकंड फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करो, चलेगा। और अगर लॉस हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। थर्ड, सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो करेंगे ना बेटा, तब भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सेल्स इनटू पीवीआर, किसी भी सेल्स को इनटू पीवीआर कर लेना, आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एक 2 लाइन और छोड़ देना, 2 लाइन छोड़कर सेकंड लिखना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फाइंड करने का मैंने आपको अभी तक एक ही फॉर्मूला बताया, कौन सा? टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100, ठीक है बेटा। और यहां से आप 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो, इसमें हम सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे, समझ के, कंसेप्चुअली समझ के फिर लिखेंगे। डन। आज कंट्रीब्यूशन हो गया, पीवीआर भी हो गया बेटा। हाँ, अब ये एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपके बुक के अंदर ही सॉल्व करना है बेटा। आपके बुक के अंदर, अपनी अपनी बुक ओपन कर लो, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, अपनी बुक के अंदर हम लोग ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा 8 एग्जाम्पल्स है, 8 इलस्ट्रेशन है, ठीक है। हमको 8 इलस्ट्रेशन के अंदर जहां जहां क्वेश्चन मार्क है ना, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले बेटा एक चीज आप और समझ लो कि यहां पर एक तो यहाँ पे पीवीआर का मैंने एक फॉर्मूला बताया ना, आप क्या करो, इसमें
5 to 7 लाइन छोड़ दो, क्योंकि पीवीआर के और बहुत सारे फॉर्मूले है, हम लोग देखेंगे। 5 to 7 लाइन छोड़ दो और थर्ड स्टार्ट करो। जो पीवीआर का हमारा फॉर्मूला है बेटा, क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। यूजिंग पीवीआर फॉर्मूला हम कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। कैसे? सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर। अभी देखा हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का थर्ड फॉर्मूला, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर, बराबर है। अब देखना बेटा, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर। आप मुझे चैट करके बताओ, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर से क्या मिलता है? सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर से क्या मिलता है बताओ चैट करके फटाफट। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर से कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कंट्रीब्यूशन बेटा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, बराबर है। हाँ, आप कांग्रेट्स कर सकते हो मुझे अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो, ठीक है। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन बेटा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, राइट। अब कंट्रीब्यूशन मिला तो कंट्रीब्यूशन के अंदर दो अमाउंट है, उसमें फिक्स कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और लॉस रहेगा तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, कर सकते हैं बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम रहेंगे। अब देखो, सेल्स इंटू पीवीआर करो। देखो मैं यहां बताता हूं, ये आपका केस देख लो, केस नंबर 4। 2 लाख सेल्स था, पीवीआर 40% था, तो 2 लाख इंटू 40% किया आपने लेफ्ट हैंड साइड में, 80,000 आया। और राइट हैंड साइड में आपने फिक्स कॉस्ट 30,000 बताया, प्रॉफिट बताया 50,000, तो 30 और 50 80,000। तो 2 लाख इंटू 40% करेंगे तो भी 80,000 आएगा, और 30,000 प्लस 50,000 करेंगे तब भी 80,000 आएगा। बोलने का मतलब ये है बेटा, सेल्स इंटू पीवीआर से भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम रहेगी। अब ये जो इक्वेशन बनाया ना बेटा मैंने, ये इक्वेशन एकदम काम का है, जबरदस्त इक्वेशन है। यहाँ पे 4 अमाउंट है, आप समझो। सेल्स वाला अमाउंट है बेटा, पीवीआर है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट है। इमेजिन करो आपको चार में से, ये 4 में से 3 अमाउंट दिए हैं, कोई भी 3 दिए हैं, तो आप वो चौथा अमाउंट ला सकते हो ना, मिसिंग अमाउंट। मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि मिसिंग अमाउंट दिया, मिसिंग अमाउंट आपको फाइंड करना होता है। एक क्वेश्चन दिया है आपको, कुछ तो भी मिसिंग है, आपको वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो से फॉर एग्जांपल आपको सेल्स दिया है, पीवीआर दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट फाइंड करो। कर सकते ना, कर सकते। कैसे कर सकते? सेल्स इंटू पीवीआर कर लो, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, राइट। दूसरा, मान लो बेटा आपको सेल्स दिया है, पीवीआर दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, बोला है फिक्स कॉस्ट फाइंड करके बताओ, तो कर सकते हैं ना। तो सेल्स इंटू पीवीआर कंट्रीब्यूशन हो गया, प्रॉफिट लेफ्ट में से लेके माइनस कर दो, प्रॉफिट को लेफ्ट में डाल देंगे बेटा तो माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सेल्स इंटू पीवीआर से कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन में से अगर मैंने प्रॉफिट लेस कर दिया तो मुझे फिक्स कॉस्ट मिल जाता, राइट। लेट्स से सेल्स मिसिंग है, सेल्स मिसिंग है, तो पीवीआर दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो आप क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दिया है ना, इन दोनों को प्लस कर लो। तो क्या मिल गया बेटा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने से कंट्रीब्यूशन मिल गया। कंट्रीब्यूशन को पीवीआर से डिवाइड कर दो तो आपको सेल्स मिल जाएगा। डन। चलो पीवीआर फाइंड करना है, बाकी 3 दिया हुआ है तो भी कर सकते हैं बेटा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कंट्रीब्यूशन, और सेल्स डिवीजन में आ जाएगा। यस। तो अगर मुझे पीवीआर फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करूंगा तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और सेल से डिवाइड कर लो ना, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स यानी पीवीआर आ जाएगा। सिंपल है बेटा, 4 में से कोई भी 3 अमाउंट दिए है तो चौथा वाला अमाउंट आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने आपको अभी तक फॉर्मूले बताए उसके बेसिस पर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट।
इसको आपके मॉड्यूल में मैंने क्वेश्चन भी दिया है आपके बुक में, और ये फॉर्मेट भी दिया हुआ है आंसर का। डायरेक्टली यहीं पे हम लोग उसको मिसिंग अमाउंट सॉल्व करेंगे, राइट। 8 केसेस है बेटा, एक एक केस करके हमको ये सारे केसेस सॉल्व करने हैं। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट केस। ठीक है, आपको फटाफट मुझे आंसर देना है। हाँ, मुझे बताओ बेटा, सेल्स में से देखो जहां डैश है ना वो नहीं फाइंड करना है, जहां डैश है वो फाइंड नहीं करना है, जहां क्वेश्चन मार्क है बस मुझे वो फाइंड करना है। ठीक है, सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 75,000, माइनस करो, मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन कितना। फटाफट चैट करना फटाफट। सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है बेटा, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 25,000। तो आप लोग लिखो आंसर, इसको ब्लू या रेड पेन से लिखो तो बेटर है। 25,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। हाँ, अब मुझे आप लोग पीवीआर बताओ कितना। पीवीआर का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। फटाफट, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन 25,000 है बेटा, सेल्स 1 लाख इंटू 100 करेंगे 25%। वेरी गुड, सिंपल है। सेकंड केस नंबर 2। केस नंबर 2, सेल्स दिया है 80,000 का, जहां डैश है मैंने बोला वो फाइंड नहीं करना है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ दो, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड नहीं करना है हमको। सेल्स हो गया 80,000 का, कंट्रीब्यूशन दिया है बेटा 40,000 का, और आपको पीवीआर फाइंड कर। चलो ना एक काम करते हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट को भी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, है ना। चलो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना, बताओ वेरिएबल कॉस्ट बताओ पहले कितना। वेरिएबल कॉस्ट बताओ पहले कितना। वेरिएबल कॉस्ट 40,000 हो जाएगा बेटा, है ना। कैसे, सेल्स में से, केस नंबर 1, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मिलता, तो सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट मिलना चाहिए, बराबर है बेटा। तो सिंपल, 80,000 सेल्स है, कंट्रीब्यूशन माइनस करो तो आपको 40,000 का वेरिएबल कॉस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, चलो फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट डैश डैश अभी नहीं फाइंड करना है, अभी सिर्फ हमको पीवीआर फाइंड करना है। बताओ पीवीआर कितना, फटाफट। पीवीआर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो 40,000 कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 80,000 इंटू 100 करेंगे बेटा 50%। 50% डन। केस नंबर 3। केस नंबर 3, 10 लाख का सेल्स है, राइट। चलो ना, यहां पर भी मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट में भी। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड करेंगे। 10 लाख का सेल्स है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट भी मिसिंग है, कंट्रीब्यूशन भी मिसिंग है, फिक्स कॉस्ट दिया है 2,50,000, प्रॉफिट दिया है 1,50,000। मुझे एक चीज बताओ, कंट्रीब्यूशन का हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर सकते, राइट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी तो कर सकते ना। तो फिक्स कॉस्ट 2,50,000, प्रॉफिट 1,50,000, दोनों प्लस करो तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 4 लाख। कंट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख। अब सेल्स में से अगर कंट्रीब्यूशन लेस कर दो तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 6 लाख। डन बेटा। हाँ, अब अगर मुझे पीवीआर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन 4 लाख है, सेल्स 10 लाख है, इंटू 100 करो 40%। 40%। हाँ, केस नंबर 4, सेल्स मिसिंग है बेटा, क्वेश्चन मार्क, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन मिसिंग है, पीवीआर मिसिंग है। तो सिंपल, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों प्लस कर लो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना, 4 लाख। ठीक है, आप लोग यहां मत ना बेटा, आप लोग उसको यहां करो, मैंने आंसर का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उसको यहां करो। चलो ठीक है ना, अगर यहां करना है तो यहां कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो बेटा 2 लाख प्लस 2 लाख फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख। अब सेल्स कैसे आएगा, है ना, सेल्स कैसे आएगा बेटा? तो केस नंबर 1 में 1 लाख का सेल अगर मुझे फाइंड करना है तो बेटा 60,000 वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन 40,000 दोनों प्लस कर लो ना। तो वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन प्लस किया तो सेल्स मिल जाता, है ना। तो देखो 4 लाख का कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, दोनों प्लस करो तो आपका टोटल सेल्स होगा 10 लाख रुपीस का। देन पीवीआर बताओ कितना, पीवीआर बताओ कितना? फटाफट आंसर एकदम क्विकली आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करना है बेटा, 40% आना चाहिए। वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 40% आना चाहिए। नंबर 5, चलो अभी समझना बेटा, है ना। एक फॉर्मूला मुझे आपको बताना है, फिर हम लोग आगे के केसेस देखेंगे। हाँ, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था इसमें समझो, पीवीआर 40% है, राइट, ये वाले केस में। हाँ, तो बेटा वीसीआर 60% रहेगा। अब ये वीसीआर क्या है ना, व्हाट इज वीसीआर? What is VCR? VCR is variable cost ratio. VCR is variable cost ratio, right? जैसे बेटा आप समझो, हम पीवीआर कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 ना। तो वीसीआर मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है ये। तो कंट्रीब्यूशन की जगह पर आप वेरिएबल कॉस्ट ले लो अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। तो वीसीआर का फॉर्मूला क्या है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। मतलब क्या? मतलब ये बेटा कि हमारे सेल्स का कितना परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट है। पीवीआर क्या बोलता है कि हमारे सेल्स का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं बोलूं पीवीआर 40% है तो मेरे सेल्स का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है? 40%। सेल्स का 40% कंट्रीब्यूशन है। तो सेल्स का कितना परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट है? तो 60%। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, देखो आप वेरिएबल कॉस्ट 60,000 अपॉन सेल्स इंटू 100 करो। 60,000 अपॉन सेल्स इंटू 100, 60,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, तो 60%। 42,000 अपॉन 70,000 इंटू 100, 60%। 45,000 अपॉन 75,000 इंटू 100, 60%। बराबर है बेटा। हाँ, ये आ गया अपना वीसीआर। और पीवीआर और वीसीआर में क्या रिलेशन है? हाँ, दोनों में रिलेशन ये है बेटा कि पीवीआर और वीसीआर प्लस करने पर हमको मिलता है 100%। पीवीआर और वीसीआर प्लस करने पे हमेशा 100% मिलता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास पीवीआर है तो मैं वीसीआर ला सकता हूं, और वीसीआर है तो पीवीआर ला सकता हूं। कैसे? मान लो मेरे पास पीवीआर 40% है तो वीसीआर कैसे लाएंगे? 100 में से 40% पीवीआर माइनस कर दो तो 60% वीसीआर आ जाएगा। मान लो पीवीआर 20% है, मान लो पीवीआर 20% है बेटा, तो वीसीआर कितना आएगा? 80%। 100 माइनस 20 करो, 80%। पीवीआर 30% है तो 100 माइनस पीवीआर 30 करेंगे तो वीसीआर आएगा 70%। ऐसा भी कर सकते हैं, वीसीआर दिया है तो पीवीआर भी ला सकते हैं। मान लो वीसीआर आपको दिया है 80%, 100 में से वीसीआर 80% माइनस करो तो पीवीआर आ जाएगा 20%, है ना।
इसको भी आप आपके फॉर्मूले की लिस्ट में लिख लो, ठीक है। तो कहां लिखते हैं, जहां पे आपने पीवीआर लिखा है ना, वहां पे क्या करना, रेड पेन से एक नोट डाल के लिख लेना, VCR इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, और पीवीआर और वीसीआर का रिलेशन क्या है बेटा, ये दोनों का टोटल हमेशा 100% आता है। पीवीआर प्लस वीसीआर इज ऑलवेज 100%, ठीक है, सिंपल है बेटा। आ जाओ, अब मैं आपको नेक्स्ट केस बता रहा हूं, केस नंबर 5। देखो, मुझे बताओ वीसीआर वेरिएबल कॉस्ट 30% ऑफ सेल्स है ना, वेरिएबल कॉस्ट 30% ऑफ सेल्स है बेटा, तो पीवीआर कितना होगा मुझे बताओ। बाकी सब डैश है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क कहां पर है, पीवीआर, मुझे सिर्फ पीवीआर फाइंड करना है, बताओ। 70% आएगा, वेरी गुड बेटा। 100 में से 30 माइनस कर दो, वीसी के नीचे दिया है मतलब वो वीसीआर है। वेरिएबल कॉस्ट इज 30% ऑफ सेल, तो बेटा पीवीआर रहेगा रिमेनिंग 70%, ठीक है, 100 माइनस 30। हाँ, नेक्स्ट केस नंबर 6। अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% ऑफ सेल्स है तो पीवीआर कितना, तो 100 में से 20 माइनस कर लो, 80% रहेगा। डन। केस नंबर 7 और केस नंबर 8, ये दो हमको देखना है बेटा। हाँ, अब केस नंबर 7 पहले क्या है ये समझना, ये समझने के पहले जहां हमने फॉर्मूलेज लिखे ना बेटा, वहां पे आ जाओ, फॉर्मूले की लिस्ट में मैं आपको पीवीआर फाइंड करने का और एक एक फॉर्मूला बता रहा हूं। नंबर 2, पीवीआर फाइंड करने का नंबर 2 फॉर्मूला देखो। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था बेटा, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, बराबर है। अब सिंपल है बेटा, टोटल कंट्रीब्यूशन के जगह पर अगर मैं ऐसे करूं ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन, और डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स है, तो एक यूनिट का सेल्स, सेल्स पर यूनिट, राइट, इनटू 100, आपको सेम पीवीआर मिलेगा। यू विल गेट द सेम पीवीआर। मतलब सिंपल मैंने क्या किया बेटा, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स है ना, तो कंट्रीब्यूशन टोटल की जगह पर मैंने एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन लिया, और टोटल सेल्स की जगह पर एक यूनिट का सेल्स लिया, मेरा पीवीआर सेम आएगा, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप लोग इसको लिखो मत। हाँ, देखो, यही केस लेते हैं जो हमने देखा था, केस नंबर 1। मान लो बेटा कि यहां पर सपोज 1000 यूनिट्स है, मैं कितने यूनिट्स का सेल कर रहा हूं, 1000 यूनिट का, राइट, और वेरिएबल कॉस्ट ये भी 1000 यूनिट का है। हाँ, तो आप समझो 1 लाख का टोटल सेल्स है, 1000 यूनिट का सेल्स है, तो 1 लाख को अगर मैं 1000 यूनिट से डिवाइड करूं, तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा बताओ, एक यूनिट का सेल कितना आएगा बताओ। 1 लाख इज टोटल सेल्स और 1000 यूनिट का सेल हुआ, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट करेंगे बेटा, तो 100 रुपए आएगा। 100 रुपए आएगा। 100 रुपए क्या है, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस। हाँ, 60,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, 60,000 को अगर मैं 1000 यूनिट से डिवाइड करूं, तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आएगा 60,000 डिवाइड बाय 1000 यूनिट। इसका मतलब बेटा मेरा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आएगा 40। आप एक यूनिट बेचकर 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन कमा सकते हो। ये 40,000 जो कंट्रीब्यूशन आया ना, वो 1000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है बेटा। 1000 यूनिट बेचकर यू कैन अर्न 40,000 कंट्रीब्यूशन। तो 1 यूनिट बेचकर कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 40।
अब इसका पीवीआर आप निकालो तो कंट्रीब्यूशन टोटल लेंगे ना, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 करो, 40% आएगा। और पर यूनिट करके देखो, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 40% ही आएगा। मतलब सिंपल है बेटा कि अगर आप एक यूनिट का डेटा लेकर भी पीवीआर निकालेंगे ना तो सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां से बताओ मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे सिंपल है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आ रहा? टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो टोटल को हटाकर 1 यूनिट का डेटा ले लो, सेल्स 1 यूनिट का माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट का, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 1 यूनिट का। बराबर है बेटा? तो समझो यहां पे, हाँ, नोट डालकर लिखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, राइट? इसको हम प्यार से सीपीयू बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट के सेल में से बेटा एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे ना, तो आपको एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सीपीयू। फिर वो सीपीयू अपॉन सेल्स इंटू 100 कर लो, सीपीयू अपॉन सेल्स पर यूनिट, सेम पीवीआर आएगा। यस। अब हमारे केसेस कंटिन्यू करते हैं बेटा, कुछ इलस्ट्रेशन चल रहा है अपना। नंबर 7, नंबर 7, सेल्स पर यूनिट 10 रुपए दिया हुआ है, एक यूनिट का सेल। अब टोटल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 तक, केस नंबर 6 तक टोटल सेल्स था, सारा जानकारी हमारे पास टोटल में था। अब 1 यूनिट का है, तो 10 सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 है बेटा, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 रुपीज आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी सीपीयू। बराबर बेटा? फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट डैश डैश है, हमको फाइंड नहीं करना है। पीवीआर बताओ कितना? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इंटू 100, 40% आएगा। सिंपल है। तो बोलने का मतलब ये है कि पीवीआर निकालना है तो टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100 करेंगे, चलेगा। और कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का ले लो, सेल्स भी 1 यूनिट का ले लो इंटू 100, तो भी चलेगा, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है। नंबर 8, 100 रुपीज सेल्स है बेटा और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 है, तो अगर मैं 100 में से 20 माइनस करूं तो 80 क्या मिलेगा पर यूनिट? वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, है ना, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट पर यूनिट 80, राइट? अब आप पीवीआर कैलकुलेट करो, कंट्रीब्यूशन 20 अपॉन सेल्स 100, 20 अपॉन सेल्स करेंगे, 20 अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे बेटा, पीवीआर आ जाएगा 20%। ठीक है। चलो, अगर मैं बोलो ये सारे केसेस में मुझे वीसीआर बताओ, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, सारे केसेस में, तो कर सकते क्या बताओ? कर सकते बेटा, 100 में से पीवीआर माइनस कर दो तो आपको वीसीआर मिल जाता है ना? तो पहले केस में 100 में से 25 माइनस कर दिया तो वीसीआर कितना? 75%। वीसीआर मतलब सेल्स का कितना परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेल्स का बेटा 75% इज वेरिएबल कॉस्ट। लेट्स वेरीफाई, 1 लाख सेल्स है बेटा, 1 लाख का 75% निकालो तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 75,000। ठीक है। सेकेंड केस, 100 में से 50 माइनस करो, वीसीआर 50। थर्ड केस में 100 में से 40 माइनस करो, वीसीआर 60, वीसीआर 60, वीसीआर 30, वीसीआर 20, वीसीआर 60, वीसीआर 80। डन। तो बेटा आज हमारी क्लास हम लोग एंड कर रहे। क्लास 1 थी हमारी, मार्जिनल कॉस्टिंग थी। आज मैंने आपको क्या क्या कराया, फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं और फिर हम लोग रिमेनिंग पार्ट
कल की क्लास में देखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग के पहले 3 क्लास जिसने मिस कर दिया या 3 में से कोई एक मिस कर दिया उसको मार्जिनल कॉस्टिंग समझता नहीं। तो पहले 3 क्लास तो बेटा आपको करना ही करना है, पूरा ही करना पड़ेगा। लेकिन पहले 3 क्लास मिस कर दी ना तो चैप्टर को छोड़ दो, आपको चैप्टर समझेगा नहीं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया बेटा, डेफिनेशन देखे मार्जिनल कॉस्टिंग का। मैंने बताया मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। मार्जिनल कॉस्ट एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है जिसके अंदर हम टोटल कॉस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट को चार्ज किया जाता है और फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से माइनस होता है। ठीक है, फिर हमने सेकेंड डेफिनेशन देखा बेटा मार्जिनल कॉस्ट का। मैंने बताया मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने ये चार्ट देखा, टोटल कॉस्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने बाइफरकेट किया। डायरेक्ट कॉस्ट सारा का सारा वेरिएबल होता है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट में थोड़ा वेरिएबल होता है, थोड़ा फिक्स होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है बेटा, कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन के हमने 3 फॉर्मूले देखे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके भी कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके भी कंट्रीब्यूशन आएगा, और अगर लॉस हो रहा है बेटा तो आप फिक्स कॉस्ट में से लॉस माइनस कर लो, कंट्रीब्यूशन। थर्ड फॉर्मूला क्या देखा हमने, सेल्स इनटू पीवीआर करने से भी कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो पीवीआर क्या है, पीवीआर मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी सेल्स का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है ये हमको मिलता है। राइट, अब पीवीआर फाइंड करने के हमने अभी तक 2 फॉर्मूले देखे हैं, एक पीवीआर, राइट, कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के हमने अभी तक 3 फॉर्मूले देखे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल्स इनटू पीवीआर। पीवीआर का 2 फॉर्मूले देखे, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स पर यूनिट इनटू 100। दोनों से पीवीआर सेम ही आता है बेटा। फिर मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया छोटा सा वीसीआर का। वीसीआर इज व्हाट, वीसीआर इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, है ना। और पीवीआर वेरिएबल, पीवीआर और वीसीआर का रिलेशन क्या है, दोनों को प्लस करके हमेशा 100% आता है। क्लियर है बेटा, राइट। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने बताया था कि 4 में से कोई भी 3 आपके पास है तो चौथा वाला आप फाइंड कर सकते हो। डन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्लास नंबर 2 में बेटा हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट क्या है ये समझेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूलाज देखेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है ये देखेंगे, उसके फॉर्मूले समझेंगे बेटा, राइट। और जो टोटल इक्वेशन मैंने आपको बताया था ना अभी, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दिख रहा है, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये इक्वेशन को मैंने और 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन हम लोग कल समझेंगे बेटा, कल की क्लास में। ये 3 इक्वेशन जिसने समझ लिया उसका बेड़ा पार, उसका मार्जिनल कॉस्टिंग पार। ठीक है, ये 3 इक्वेशन जिसने समझ लिया, और इसके हर एक इक्वेशन का, जैसा ये ग्रीन वाला टोटल सेल्स का इक्वेशन है, उसका एक हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे केस वाइज। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रीन का ग्रीन इलस्ट्रेशन, है ना। फिर ये पिंक है, राइट, तो पिंक में बीईपी का इक्वेशन है बेटा, तो उसका इलस्ट्रेशन। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पर्पल है आई थिंक, राइट, थोड़ा सा कलर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमको, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन देखेंगे बेटा, राइट। इसके कुछ केसेस देखेंगे। तो कल की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कल की क्लास में हमारे फिर मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूलेस कल की क्लास में देखने हो जाएंगे, राइट। एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो हम हमारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, और बहुत सारे फॉर्मूलेज है पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चल क्लास एंड करते बेटा, बाय।